आगरा, दिल्ली से 140 मील दक्षिण में जमुना नदी पर स्थित है, जो मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों को समेटे हुए है। उल्लेखनीय संरचनाओं में महारानी नूर महल द्वारा अपने पिता के लिए बनवाया गया मकबरा, ताजमहल के गुंबद और मीनारें, और शाहजहां के संगमरमर महल के शिखर और बुर्ज शामिल हैं। विशाल किलेबंद महल नदी के किनारे सदियों की बारिश से बने खड्डों में से एक के ऊपर खड़ा है। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित, एक शताब्दी बाद इसकी आंतरिक इमारतों का श्रेय ज्यादातर उनके पोते शाहजहां को दिया जाता है। आगरा में यूरोपीय लोगों को उम्मीद थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल कोल्विन मेरठ में विद्रोह की जानकारी मिलने पर किले में ईसाई आबादी को वापस बुलाने का आदेश देंगे। प्रारंभ में कोल्विन ने किले में वापस जाने की योजना बनाई। हालांकि बहादुर और सक्षम होने के बावजूद उनमें निर्णायकता और आत्मनिर्भरता का अभाव था। दिल्ली नरसंहार के बाद एक बैठक में कोल्विन ने सभा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया और अधिकारी बिन बुलाए ही आ गए। प्रचलित भावना किले में वापस जाने के खिलाफ थी। विद्रोह को स्थानीय सैन्य विद्रोह और ग्रामीण गड़बड़ी को गैर जिम्मेदार भीड़ का काम माना गया। आगरा के मजिस्ट्रेट रॉबर्ट ड्रमंड, जो एक दृढ़ निश्चयी और दबंग व्यक्ति थे, उन्होंने डर दिखाने के खिलाफ तर्क दिया। उनका मानना था कि सामान्य रूप से कुछ न होने का दिखावा करने से स्थानीय आबादी भयभीत हो जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया जाए और आगे कोई भी कार्रवाई प्रतिकूल होगी। कोल्विन ने ड्रमंड के विचारों को स्वीकार करते हुए कलकत्ता को टेलीग्राम भेजा और आश्वासन दिया कि परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। कोल्विन ने आगरा में ब्रिटिश और देशी सैनिकों की परेड करवाने का निर्णय लिया। परेड के दौरान कोल्विन ने ब्रिटिश सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से आग्रह की अपने देशी साथियों पर भरोसा करें, लेकिन साथ साथ उन्हें दिल्ली नरसंहार की भी याद दिलाई, जिससे अविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने सिपाहियों को उनकी वफादारी पे विश्वास का आश्वासन दिया, जिससे अधिकारी जयकार करवाने का प्रयास करने लगे। सिपाहियों ने यूरोपीय लोगों पर चिल्लाकर और शैतानी तिरछी नजर से जवाब दिया, जो तनाव और अविश्वास का संकेत था। सिपाहियों की प्रतिक्रिया के बावजूद अधिकारियों का उनकी वफादारी पर भरोसा बरकरार रहा। देशी पैदल सेना की निर्भरता के बारे में लेफ्टिनेंट हेंडरसन के संदेह ने 44वीं की गड़बड़ी में हंगामा खड़ा कर दिया। कर्नल ने हेंडरसन को गिरफ्तार करने पर विचार करते हुए गुस्से में जवाब दिया। इस विश्वास के बावजूद वास्तविक या अनुमानित गड़बड़ी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आगरा में कहीं भी और कभी भी बेवजह आग का फैल जाना और गुप्त षड्यंत्रकारी बैठकों की अफवाहों के कारण से अंग्रेजों को चिंता महसूस हुई। 23 मई को आगरा में ब्रिटिश और मूल ईसाई समुदायों में दहशत फैल गई। खासकर 9वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह की रिपोर्ट के बाद घबराहट की प्रतिक्रिया में फर्नीचर से भरी गाड़ियां और लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, किले की ओर दौड़ पड़े। अफवाहें फैल गईं कि विद्रोही पुल पार कर रहे थे। आगरा में यूरोपीय लोग रात में अधिक रक्षात्मक घरों में चले गए और विभिन्न अभ्यास किए। महिलाओं ने बंदूकें लोड करना सीखा और बच्चों को जरूरत पड़ने पर टोपी, पाउडर और गोलियां लाना सिखाया गया। रात का खाना 5 बजे निर्धारित किया गया था ताकि नौकर अंधेरा होने से पहले घर लौट सके। घोड़े पर सवार एक स्थानीय निवासी ने बगीचे की दीवार पर गोली चलाई जहां एडिथ और उसकी बहनें खेल रही थीं, जिससे पीछा किया गया लेकिन हमलावर भाग निकला। आगरा के बाहर बढ़ती चिंता और विद्रोह के बावजूद रॉबर्ट ड्रमंड ने किले की ओर जल्दबाजी न करने पर जोर दिया और मूल निवासियों के प्रति शांत और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार की वकालत की। उन्होंने आगरा में देशी रेजिमेंटों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे क्रियान्वित किया गया। जब कर्नल फ्रेजर ने किले में महिलाओं, बच्चों और मूल्यवान संपत्ति को खाली करने का सुझाव दिया, तो ड्रमंड ने कोल्विन को ये सुझाव को अस्वीकार करने के लिए राजी किया। श्रीमती वेंसिटार्ट आगरा के वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों को नौकरपोश मानती थीं। कर्नल फ्रेजर को उदास, मूर्ख और जिद्दी बताया गया। ब्रिगेडियर पोलवेल बहादुर लेकिन अक्षम, और श्री कोल्विन को भयभीत, आतंकित, मूल निवासियों द्वारा उपहासित और यूरोपीय लोगों द्वारा सम्मान की कमी के रूप में दर्शाया गया। विद्रोह के दौरान गवर्नमेंट हाउस में खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों को खतरे में छोड़ने के लिए कोल्विन की आलोचना की गई थी। विद्रोहियों के धमकी भरे दृष्टिकोण के बाद कोल्विन ने अंततः महिलाओं और बच्चों को किले से हटाने का आदेश दे दिया। उनकी स्थिति के कारण कोल्विन ने अस्थायी रूप से सरकार को एक अनंतिम परिषद को सौंप दिया। ब्रिगेडियर पोलवेल सहित अनंतिम परिषद कोल्विन से अधिक प्रभावी साबित नहीं हुई। पोलवेल से विद्रोहियों के खिलाफ हमले का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बल को अपर्याप्त माना। लेकिन फिर बाद में उसने अपना मन बदला और पोलवेल ने अपने लोगों को साचेता की ओर ले गया। लेकिन बहुत बड़ी सेना की भारी गोलीबारी के कारण उसे आगरा की ओर पीछे हटना पड़ा। सैनिक थके हुए, गंदे, क्रोधित, अपमानित होकर किले में लौट आए और कुछ घायल हो गए। एडिथ शार्पली को उन्हें पानी देने की याद आई,
पर एक अधिकारी ने उससे ये काम करने से मना किया। उसकी छोटी उम्र कारण इसलिए उसे इस तरह के काम के प्रति आगाह किया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। ब्रिगेडियर पोलवेल अपने हाथ आए अपमान से बेपरवाह होकर किले में लौट आए। उसने अपना खाना खाया, संतुष्ट होकर कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, और बिस्तर पर चला गया। जब पोलवेल सो रहा था, भीड़ उसकी पूर्व छावनियों में घूम रही थी, बंगलों को जला रही थी और पीछे छोड़ी गई संपत्ति को नष्ट कर रही थी। शहर में बदमाशों, संकटमोचकों ने ईसाइयों की हत्या कर दी जो किले में भाग नहीं पाए थे। एक अपवाद के साथ एक शराबी यूरेशियन क्लर्क जिसने स्वागत किया था। भीड़ उसके घर में घुस गई और उनके साथ मिलकर उसके फर्नीचर को भी नष्ट कर दिया। मुत्तरा से मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल अपने प्रधान लिपिक जॉयस के साथ आगरा पहुंचे। उन्हें किले के बाहर अंधेरे और भारी बारिश में इंतजार करना पड़ा, क्योंकि नियमों के अनुसार रात में दरवाजे नहीं खोले गए थे। थॉर्नहिल ने अपने भाई को किले के अंदर बुलाया, लेकिन उसे ढूंढने में समय लगा। आखिरकार उन्हें बताया गया कि मुख्य द्वार नहीं खोला जा सकता है और उन्हें दक्षिण की ओर जाना होगा। किले में प्रवेश करने पर उन्हें एक बड़े अव्यवस्थित घेरे का सामना करना पड़ा, जो बेशक ब्रिटिश सैनिकों से भरा हुआ था, जो नींद से वंचित लग रहे थे, और अन्य अप्रिय यूरोपीय जो नए आने वाले यानी उनको संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। थॉर्नहिल के भाई ने उन्हें बधाई दी और उन्हें उतरने का निर्देश दिया, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में घोड़ों की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपने घोड़ों को बाड़े में बांध दिया और बड़े प्रवेश द्वार की ओर आगे बढ़े। एक पुल को पार करते हुए और अदालतों, मार्गों, मेहराबों और सुरंगों की भूल-भुलैया से गुजरते हुए वे एक आंगन में दाखिल हुए, जो एक महल जैसा लगता था, जो केवल सपनों या परियों की कहानियों में पाया जाता था। ऊंची दीवारों ने आंगन को घेर लिया था, जिसमें पतले स्तंभों, टावरों द्वारा समर्थित दीर्घाएं थीं, खिड़कियां, बालकनियां और ऊपर दिखते सफेद संगमरमर के छोटे गुंबद। थॉर्नहिल ने सोचा था कि किला शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। थॉर्नहिल, जो संभवतः किले में शांत और आरामदायक वातावरण की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्कुल विपरीत था। किले में बहुत भीड़ थी। 6000 से अधिक लोगों ने वहां शरण ली, जिनमें सैनिक, अधिकारी, परिवार, नौकर और यहाँ तक कि फ्रांसीसी सर्कस के कलाकार भी शामिल थे। थॉर्नहिल ने बहुत सारी असुविधाओं के बारे में बताया, जैसे कि राशन, पानी, शौचालय और अन्य जरूरी चीजों का ना होना। किले के लोगों में ये विचार हमेशा बना रहता था कि किस किस तरह से किले को भेदा जाया जा सकता है। किले के अंदर विभिन्न विषयों पर विवाद चल रहे थे, जिनमें मिलिशिया बनाने से लेकर रविवार की चर्च सेवाओं के समय तक शामिल थे। एक तीव्र विवाद किले की सुरक्षा से संबंधित था, जो दीवारों के पास बने मकानों के कारण से था। कर्नल फ्रेजर ने इन मकानों को ध्वस्त करने का सुझाव दिया, लेकिन मालिकों ने विरोध किया। मालिकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले उच्च नागरिक अधिकारियों ने फ्रेजर की योजनाओं का विरोध किया, जिससे गर्मागर्म झगड़े हुए। आखिरकार मकानों को ध्वस्त करने पर सहमति बनी और मालिकों को प्रोमिसरी नोट्स में मुआवजा मिलेगा, जो ऑर्डर बहाली पर ब्याज के साथ भुनाया जा सकेगा। इससे आगरा के अंग्रेज निवासी और ईसाई दोनों नाराज हो गए, जिनके घर बिना मुआवजे के नष्ट कर दिए गए। अंग्रेजी सज्जनों के सेवक होने का दावा करने वाले मूल निवासी किले में पहुंचे और कहा कि विद्रोही सेना चली गई है। शुरू में जासूसों के रूप में अविश्वास किया गया और बार बार उनसे कई सवाल पूछे गए। फिर मन की शांति के लिए एक मिशन भेजा गया, जिससे शहर में किसी भी विद्रोही की उपस्थिति की अनुपस्थिति की पुष्टि हो पाए। पता चला कि आगरा का किला एक गैर मौजूद खतरे के खिलाफ हाई अलर्ट पर था, जिससे कब्जेदारों के बीच असंतोष और भ्रम की स्थिति बढ़ गई थी। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जनरल दोनों व्यवस्था बहाल करने में असमर्थ साबित हुए, कर्नल कॉटन ने किले की कमान संभाली। ऊर्जावान अधिकारियों की सहायता से स्थितियों में धीरे धीरे सुधार हुआ। कर्नल कॉटन और अन्य ने किले में व्यवस्था ठीक करने के लिए उपाय किए, जिनमें हर कमरे की संख्या और रहने वालों की सूची बनाना, राशन को कुशलतापूर्वक विभाजित और वितरित करना, सुरक्षा को मजबूत करना और अलीगढ़ में एक अभियान भेजना शामिल था, जो कि आगरा से 40 मील की दूरी पे था। ब्रिटिश सैनिकों में हैजा के लक्षण देखने को मिले, फिर भी वो सैनिक स्वयंसेवकों के साथ तेजी से किले से बाहर चले गए। अलीगढ़ जाते समय उन पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान एक बूढ़े मौलवी ने कट्टरपंथियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुरान का पाठ किया और कहा, गाजी बनो। उनमें से एक ये घोषणा करते हुए कि वो शहीद होना चाहता है, सैनिकों की ओर दौड़ा, लेकिन मारा गया। अन्य कट्टरपंथी अपने प्रयासों में असफल रहे। अधिकांश को नुकसान पहुंचाने से पहले ही गोली मार दी गई। जीत के बावजूद किले में लौटने पर अभियान दल को बहुत कम महत्व प्राप्त हुआ। मेरठ के साथ संचार टूटा हुआ था,
ग्रामीण इलाके शांत नहीं थे और किले से दूर जा रहे यूरोपीय लोगों पर अभी भी हमला किया जा रहा था। हालांकि अभियान ने महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं किए, लेकिन ताजी हवा के संपर्क में आने के कारण सैनिक बेहतर स्वास्थ्य के साथ किले में लौट आए।